हेलो एवरीवन, मैं सबिता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब के इस चैनल में। आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियोस में मैं स्त्री धन के बारे में, संपत्ति पर भागीदारी, बहुत सारे वर्ण व्यवस्था, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में क्लियर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। हमारे सब टॉपिक्स हैं: एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, लेखक और तिथियां। महाभारत का एक ही लेखक था या और भी बहुत सारे थे? सादृश्यता की खोज। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा। ये मैं पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे संपत्ति के ऊपर जिसका जितना ज्यादा अधिकार होता है, स्त्री पुरुष जाति वर्ण कोई भी कैटेगरी हो सकती है, जिसमें जिसका जितना ज्यादा प्रॉपर्टी जिसके हाथ में होती थी, उसका समाज में मान सम्मान उतना ही ज्यादा होता था। बट इसके अलावा एक और विचारधारा प्रचलित थी, जिसके अंदर जो इंसान अच्छा होता है, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में दानशील व्यक्ति, जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी को दान कर देता है, लोगों की मदद के लिए उसको इस्तेमाल करता है, उस इंसान को अच्छा माना जाता था। और जो अपने लिए अर्जित ना करके सिर्फ अपने फायदे के लिए उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल ना करके सारे लोगों के साथ उस चीजों को शेयर करता था और हर किसी की हेल्प करता था, तो उस व्यक्ति को अच्छा माना जाता था। और आर्थिक संसाधनों का मिलकर इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। सामाजिक एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने सामाजिक विषमता का विरोध किया है, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। ब्राह्मणों द्वारा सुझाई गई इस वर्ण व्यवस्था का बौद्ध ग्रंथों, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध जैन धर्म अस्तित्व में आ चुके थे, बौद्धों ने इस व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का आलोचना किया है। उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा कि इंसान के स्किल्स वगैरह, उसका टैलेंट मैटर करता है संपत्ति को अर्जित करने के लिए। तो उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था की वजह से जो समाज में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे लोगों के बीच में, और लोगों के साथ में कुछ जातियां ऐसी थी, चंडाल जैसी जातियां या शूद्र, जिनके साथ में बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, तो ये चीजों के खिलाफ उन्होंने बोला था, आलोचना की थी इस चीज की। सामाजिक आर्थिक संबंध बनाने में मनुष्य के कर्म का हाथ है। बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक संबंध है, समाज में जो भी स्थिति है मनुष्य की, वो मनुष्य खुद बनाता है, अपने कर्मों से बनाता है, उसके कर्मों का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आर्थिक तौर पर अगर बात की जाए तो आर्थिक लेवल पर भी संपत्ति पर जितना अधिकार करना है, सोर्सेज जो भी हैं इनकम के, वो सारे इंसान के टैलेंट के ऊपर, उसकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। कि अगर आपने एक निम्न कुल में जन्म लिया है या कुम्हार चाक ऐसे जगहों पे जन्म लिया है, शिल्पकार के रूप में जन्म लिया है, तो आप सिर्फ उसी प्रोफेशन को करेंगे, आप दूसरे प्रोफेशन को भी अपना सकते हैं अपने टैलेंट के बल पे। मनुष्य किसी प्रणाली को बनाने व परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार। इन्होंने बौद्ध ग्रंथों ने एक इस चीज की और भी इम्पोर्टेंस दिया है कि समाज क्योंकि परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं रहता कभी भी। समाज में जितने भी परिवर्तन आते हैं उसके लिए इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके कर्म सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। तो इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पर वो अच्छी पोजीशन भी अचीव कर सकता है, और इसमें वर्ण व्यवस्था या जन्म का कोई भी रोल नहीं है। इस चीज को बौद्ध ग्रंथों में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं इन साहित्यिक स्रोतों का। जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं हमारे पास, यहाँ पे इस चैप्टर में महाभारत को स्पेशली रेफरेंस के रूप में लिया गया है, स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी समाज में ये वर्ण व्यवस्था हो गई या पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो गई, इन सब को चलाने के लिए एक आदर्श व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं महाभारत ग्रंथ से पुख्ता होती है। तो इन स्रोतों का इस्तेमाल करने के लिए, इन स्रोतों को यूज करने के लिए किस किस तरीके की चीजों को एक इतिहासकार को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला तो भाषा। महाभारत की जो भाषा है, ये जो ग्रंथ लिखा गया है, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इजी है। मूल भाषा जो लिखी गई है, जो मेन लिखा गया था महाभारत उस समय में, वो
संस्कृत में लिखा गया था, जिसकी भाषा भी अगर उस समय में लिखा गया होगा सोचो तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होगी। बट आज के टाइम में जब हम देखते हैं महाभारत के कुछ ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें लैंग्वेज जो है संस्कृत वो काफी इजी लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है ये आम लोगों के पढ़ने लिखने के लिए, उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए इस इजी संस्कृत का इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि अगर मेन ग्रंथ होगा तो उसमें संस्कृत और प्रशस्तियां जो लिखी जाती हैं राजा महाराजाओं की, तो उसमें थोड़ी टफ संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण पुरोहितों की भाषा मानी जाती है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा मानी जाती है संस्कृत, जो कि कठिन होती है। महाभारत के अन्य भाषाओं में भी संस्करण उपलब्ध हैं, क्योंकि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया और उसके ऊपर काम करना खत्म हो चुका है। अभी भी इस ग्रंथ के ऊपर काम चल रहा है और कहीं ना कहीं इसका संस्करण, अनुवाद किसी ना किसी भी तरीके से इसको यूज किया जाता रहा है। महाभारत का कोई भी कंटेंट हो गया, उसको लेकर चित्रकला या कोई भी नाटक वगैरह भी लिखा जाता रहता है। तो ये एक गतिशील ग्रंथ है और ट्रांसलेट होता रहा है अलग अलग तरीके की, अलग अलग भाषाओं में। महाभारत को व्यापक स्तर पर समझा जाना, अगर भाषा महाभारत की इजी है, और क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 साल लगे थे इस ग्रंथ को लिखने के लिए, तो इसमें क्षेत्रीय विषमताएं भी आई हैं। तो इसको कहीं ना कहीं एक व्यापक स्तर पर लोगों को समझाने के लिए, इसमें जो मैसेजेस दिए गए हैं, कुछ उपदेश जो हैं, अच्छी चीजें, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया होगा। इतिहासकार और महाभारत ग्रंथ, जो इतिहासकार हैं जब वो महाभारत ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं या लिखते हैं, समालोचनात्मक संस्करण लिखते हैं, तो उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है एक इतिहासकार के लिए। पहला तो लैंग्वेज की भाषा उसकी कैसी है ना, जो मैं अभी क्लियर कर चुकी हूँ कि इजी लैंग्वेज है या टफ है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है, अनुष्ठानिक काम के लिए उसको यूज किया जा रहा है, या फिर सिर्फ एक सिलेक्टेड लोगों के लिए बनाया गया है, एक स्पेशल वर्ग के लिए बनाया गया है जिसको वही समझ सके और पढ़ सके। दूसरा रचना काल, जब लिखा गया है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को लिखने का समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और महाभारत क्योंकि 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में इतने लंबे अंतराल में लिखा जाता रहा है, तो उसमें किस रचना काल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि उस समय में जो लोग रहे होंगे, जिन्होंने भी इसको लिखा होगा या इसमें चेंजेस किए होंगे, संस्करण, संशोधन जो भी हुआ होगा उसका क्षेत्रीय लैंग्वेजेस में, किसी भी चीज में, तो उसमें उनके अपने खुद के पर्सनल व्यूज भी कहीं ना कहीं उन्होंने ऐड किए गए होंगे। विषय वस्तु, महाभारत की जो विषय वस्तु है वो क्या है, लेखक, इसके लेखक का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है कि लेखक कितने लिखा है, कितने राइटर्स हैं, एक ही है या उसने किस दृष्टिकोण से लिखा है। श्रोता, श्रोताओं की जो भी सुनने वाले हैं, उस चीज को समझने वाले हैं, किस ऑडियंस के लिए लिखा जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। विषय वस्तु की हमने बात की। महाभारत जो लिखा गया है ग्रंथ, उसने बहुत सारे, मैंने बताया था कि कुछ इतने सारे कथाएं हैं, इसमें इतनी सारी चीजें हैं जिन्होंने आज के समय में भी नाटकों, नृत्य कलाओं, सांस्कृतिक लेवल पे भी बहुत सारे चीजों को विषय वस्तु प्रदान की है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे शोज वगैरह आते हैं, या बहुत सारे नुक्कड़ नाटक हो गए या प्ले होते हैं, उसमें भी महाभारत से कंटेंट उठाया जाता है और उसके ऊपर नाटक लिखा जाता है। नृत्य कलाओं में भी उसकी चीजों को ऐड किया जाता है महाभारत की। अब उसके बाद आ जाता है आख्यान। ये महाभारत जो लिखा गया है किस तरीके का है, आख्यान भी है और उपदेशात्मक भी है। आख्यान की बात करें तो कहानी संग्रह, आख्यान के अंदर कहानी संग्रह है, कहानियां हैं बहुत सारी जो कि कहीं ना कहीं समाज को एक सोशल मैसेज देने के लिए लिखी गई हैं, कुछ ना कुछ सबक निहित होता है समाज के लिए, कुछ सीख होती है उन लोगों के लिए। इसके बाद बात करते हैं उपदेशात्मक। उपदेशात्मक का मतलब है कि कोई मोरल वैल्यू, सेम ऑलमोस्ट एक ही चीज है। उपदेशात्मक सामाजिक आचार विचार मानदंडों का चित्रण। जो भी ग्रंथ के पात्र होते हैं,
महत्वपूर्ण पात्र जो होते हैं वो किस सामाजिक नियमों का अनुसरण करते हैं, वो भी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उपदेशों में कहानियां होना, बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं जिनके अंदर कहानियां भी होती हैं। मोरल वैल्यूज तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ स्टोरीज के थ्रू कुछ ना कुछ वैल्यूज देखने के लिए मिलती है उसके अंदर। महाभारत में उपदेश बाद में जोड़े गए थे। भगवत गीता, ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत ग्रंथ की रचना चल रही थी उसी समय में, तो पहले उपदेशात्मक अंश नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो हैं वो महाभारत के एक मुख्य पात्र महानायक थे। तो उन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उनकी पूजा अर्चना जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होने लगी थी। और विष्णु जी की, तो श्री कृष्ण जी जो हैं वो उन्हीं का रूप है, तो इसलिए महाभारत में इस चीज को ऐड कर दिया गया। भगवत गीता जो उपदेश है श्री कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को दिए थे युद्ध के मैदान में, जिसके अंदर मोरल स्टोरीज के थ्रू, छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू मैसेज भी होता है लोगों के लिए, अच्छा मैसेज होता है। लेखक और तिथियां, साहित्यिक स्रोतों का पुनर्व्याख्या करते समय लेखक और तिथियों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाभारत की जो मेन स्टोरी लिखी गई थी, उसकी मुख्य कथा के जो रचयिता थे वो भाटसारथी माने जाते हैं। में भी उनके लिए बोला जाता है कि वो जब युद्ध होते थे तो जाते थे युद्ध में और उन सब चीजों का ब्यौरा लेते थे, देखते थे सारी चीजें और लिखते थे। बट मेनली ये जो चीजें चल रही थी उसको इकट्ठा करके वो लिखा नहीं गया था, ये ओरली लोगों के अंदर फॉरवर्ड हो रही थी, जनरेशन में ओरली ही चल रही थी, मौखिक रूप से इनका प्रेषण हो रहा था लोगों के अंदर। बट बाद में इसको इकट्ठा करके लिखा गया था, जिसे ऋषि वेद व्यास ने लिखा था। और वैसे ओरली चल रहा था, इन्होंने जो देखा समझा था उनको इकट्ठा करके रख लिया था, बट एक किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में उसको जो संकलित किया गया था वो ऋषि वेद व्यास ने लिखा था, मतलब लिखवाया था गणेश जी से। अब इसके बाद 5वीं शताब्दी तक आते आते, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इस ग्रंथ पर ब्राह्मणों का अधिकार हो गया था। मैंने अभी बताया कि एक महाभारत ग्रंथ जो है बहुत लंबे समय तक लिखता गया है, बहुत समय लगा था इसको लिखने के लिए। तो उस समय तक आते आते ब्राह्मणों का भी अधिकार हो गया था इस पे, क्योंकि लिखने पढ़ने का जो काम होता था उस समय, ब्राह्मण पढ़े लिखे वर्ग होते थे, तो लिखने पढ़ने का जो काम है, जो चीजें होती थी वो वही करते थे। क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे, राजा महाराजा होते थे, और मतलब वैसे व्यापार वगैरह करते थे, शूद्र जो है बाकी की सेवा करते थे। तो उस हिसाब से ब्राह्मणों ने जब लिखा जा रहा था ये ग्रंथ, तो उसमें अपनी कहीं ना कहीं अपनी भी विचार वगैरह को उन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ऐड कर दिया इसके अंदर। तो जिसकी वजह से जो जहाँ 13,000 पृष्ठ थे वो बढ़ते गए धीरे धीरे, और काफी सारे 1 लाख श्लोक तक पहुंच गए। आज के टाइम तक भी आते आते देखे तो ऐड होते गए धीरे धीरे समय के साथ में इसके अंदर बहुत सारी चीजें। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में विष्णु पुराण अर्चना प्रभावी हो गई। मैंने अभी आपको ये पॉइंट क्लियर कर ही दिया है कि 200 ईसा पूर्व से ईस्वी तक आते आते विष्णु जी की पूजा की जाने लगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी महानायक थे। उसके बाद उपदेशात्मक अंश जो है वो बाद में ऐड कर दिए गए थे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, सादृश्यता की खोज। अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, महाभारत जो है, महाभारत ग्रंथ जो लिखा गया था उस समय में 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक के समय में, तो उस समय में जो महाभारत के अंदर का जो भी चित्रण है, इस महाभारत कथा के अंदर, ग्रंथ के अंदर बहुत सारे राजमहल, भवन हो गए, नगर हो गए, युद्ध के जो मैदान हो गए, इन सारी चीजों का, बस्तियों का, गांवों का, वनों का बहुत ही सुंदर चित्रण और जीवित चित्रण किया गया है। तो अगर उस समय इतने साल पहले की घटना है, इतना साल पहले की चीजें हैं, और नगरों का विकास, बस्तियों का विकास, जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुई थी, ये सारी चीजें तो बाद में जाके हुई हैं। तो बीबी लाल जी जो हैं 1951 टू 52 में आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने मेरठ जिले, जो कि हस्तिनापुर गांव में उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ, तो वहां पर उत्खनन किया था। तो आज के टाइम से वो रिलेट करके समानता बैठा के देखते हैं कि जो
उस समय में जो चीजें बताई गई हैं वो सच हैं भी या नहीं है, या सिर्फ जो जिसने राइटर ने लिखा है कि ये कल्पना करके ये चीजें ऐड कर दी गई हैं इसके अंदर बस। तो बीबी लाल जी ने जब वहां पे उत्खनन काम करवाया था, तो आबादी के 5 स्तर मिले हैं। 5 स्तर पर ये उत्खनन काम हुआ था, जिसमें से सेकंड और थर्ड लेवल जो है, सेकंड और थर्ड स्तर जो है, वो महाभारत के हिसाब से देखा जाए तो, हमारे इस चैप्टर में देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड लेवल था, सेकंड स्तर जो है, 1212 से लेकर 7 ईसा पूर्व तक था। जिस समय में उस समय के हिसाब से जो घर वगैरह बनाए गए थे, 12वीं और 7वीं ईसा पूर्व शताब्दी के समय में जो घर बने हुए थे, वो घर कच्ची मिट्टी के होते थे। कच्ची मिट्टी की दीवारें होती थी, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, छप्पर वगैरह के घर बने हुए थे। और तीसरी स्तर पे जब आ जाते हैं, वो छठी से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय है। तो उस समय में घर थोड़ा कच्ची मिट्टी के होते थे और कुछ पक्की मिट्टी के भी होते थे, पक्की ईंटों के भी होते थे, और ईंटों के नाले बने हुए होते थे गंदे पानी को निकालने के लिए, और वलय कूप वगैरह बने होते थे मल निकासी वगैरह के लिए। तो और इस चीज को लेकर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बीबी लाल जी ने उठाया था कि जो महाभारत में हमें कथा में हम देखते हैं, उसमें हमें सारी चीजों का इतना ज्यादा संजीव चित्रण देखने के लिए मिलता है, जीवंत चित्रण होता है, इतने सुंदर घरों के बारे में, नगरों के बारे में, वनों के बारे में, युद्ध भूमि का इतना अच्छा चित्रण किया गया है। क्या ये वाकई में, अगर इस खोज को देखा जाए, उत्खनन जो हुआ था थर्ड और सेकंड लेवल का, तो उस समय तो कच्ची ईंटों के घर बने हुए थे, छप्पर वगैरह जैसी चीजें थी, छत छत के नाम पे छप्पर था। तो क्या जो राइटर्स ने लिखा है इसको, इन्होंने कल्पना करके लिख दिया है या वाकई में ऐसी चीजें सच थी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ जो है वो गतिशील है, हमेशा परिवर्तन आता ही रहता है, चलता ही रहता है, इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। महाभारत का विकास निरंतर होता रहा है। संस्कृत के बाद भी अनेक भाषाओं में यह महाकाव्य लिखा गया है। मैं बता चुकी हूँ, बहुत लंबे समय तक ये ग्रंथ लिखा जाता रहा है। तो बहुत सारी चीजें दूसरी लैंग्वेजेस में भी जो विचार हैं लोगों के, वो भी इसके अंदर ऐड हो गए हैं। कहानी जिनका उद्भव क्षेत्र विशेष में हुआ है, वह भी इसमें ऐड कर ली गई है। महाभारत कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं हुई हैं, बहुत होती ही रही हैं, टाइम टू टाइम पुनर्व्याख्या, इनका ट्रांसलेट, अनुवाद वगैरह, वो सब चीजें होती ही रही हैं टाइम के साथ में। इस महाकाव्य के प्रसंग मूर्तिकला, चित्रकला में दर्शाए गए हैं। बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिनको मूर्तिकला, चित्रकला, नाटकों में समाहित किया गया है। महाकाव्यों ने नाटकों व नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की है। ये पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ये ग्रंथ जो है वो गतिशील है, टाइम टू टाइम इसके बहुत सारे कंटेंट को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, प्रसंगों को लेकर कहीं ना कहीं नाटक, नृत्य कलाएं, इन सब चीजों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि बना दिया और खत्म हो गया, उसके बाद किसी ने इसको छुआ ही नहीं, छेड़ा ही नहीं। इसमें समय के हिसाब से बदलाव आते रहे हैं, और लोग संस्करण, संशोधन के नाम पे भी इसको लिखते रहते हैं। तो महाभारत इसी हिसाब से एक डायनेमिक टेक्स्ट है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फोर्थ पार्ट खत्म हो गया है, चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन आता है, उसको प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।